एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल में हम मध्य प्रदेश की कृषि टॉपिक पढ़ रहे थे और मध्य प्रदेश की कृषि में हमने सोयाबीन के उत्पादक क्षेत्र, साथ ही मध्य प्रदेश में उसके तीव्र विस्तार के कारण क्या है यह भी देख लिया था। और इसके साथ साथ हमने गेहूं की खेती, कपास की खेती के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि मध्य प्रदेश भारत का एक दलहन प्रदेश क्यों कहा जाता है, साथ ही मध्य प्रदेश में कौन कौन सी दलहनी फसलें उत्पादित होती हैं और इसके लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए होती है। साथ ही इसी वीडियो में हम यह देखेंगे कि मध्य प्रदेश में गांजे की खेती कहाँ होती है और इसका उपयोग क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक दलहन प्रदेश क्यों माना जाता है, तुम इसको देखते हैं। तो मध्य प्रदेश भारत का चना सहित दलहन एवं सोयाबीन सहित तिलहन में अग्रिम राज्य है। अर्थात चना उत्पादन में दलहन में अग्रिम राज्य है और सोयाबीन उत्पादन में तिलहन में। सोयाबीन तिलहनी फसल होती है और चना दलहनी फसल होती है, क्योंकि इससे दालें बनाई जाती हैं जबकि सोयाबीन से तेल निकाला जाता है, इसलिए तिलहनी फसलें होती हैं। तो अग्रिम राज्य सोयाबीन, तिलहन में सोयाबीन के कारण है और दलहन में चना के कारण है। प्रदेश में देश का 23.8% दाल दलहन का उत्पादन होता है। तो कितना उत्पादन होता है, तो 23.8% होता है। इसलिए भारत सरकार ने वर्ष 1998-99 में प्रदेश के 21 जिलों को राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया था। तो राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया था, तो 21 जिलों को सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था, तो 1998-99 में किया गया था। साथ ही वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश के 6 जिले टीकमगढ़, छतरपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा एवं झाबुआ के 26,000 हेक्टेयर कृषि भूमि क्षेत्र को त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम में कितने जिलों को शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के, तो 6 जिलों को। कौन कौन से वह 6 जिले हैं, तो टीकमगढ़, छतरपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा एवं झाबुआ। मध्य प्रदेश में जिन प्रमुख दाल दलहन फसलों का उत्पादन हो रहा है उनमें खरीफ की फसलों में अरहर अर्थात तुअर की दाल, इसे ही मध्य प्रदेश में राहर की दाल भी कहते हैं। साथ ही मूंग, उड़द, लोबिया एवं सोयाबीन व मूंगफली, जबकि रबी की फसल के रूप में चना, मटर एवं मसूर की खेती होती है। तो रबी और खरीफ की फसल के रूप में यह प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों के अंतर्गत कृषि भूमि का केवल 10% क्षेत्र ही सिंचित है। कितने प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है दलहनी फसलों का, तो 10% क्षेत्र सिंचित है। लेकिन दालों की खेती से होने वाले लाभ के कारण इससे कौन सा लाभ होता है, तो हमने देखा था कि दलहनी फसलों से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो दलहनी फसलों के लाभ के कारण किसानों में इसके प्रति विशेष रुचि होती है। और जो 2017-18 के आंकड़े हैं उनके अनुसार 91.64 लाख मैट्रिक टन दलहन उत्पादन हुआ है। तो कितने मैट्रिक टन दलहन उत्पादन हुआ है 2017-18 में, तो 91.64 लाख मैट्रिक टन हुआ है। इसमें सोयाबीन को काउंट नहीं किया गया है, सोयाबीन को अलग से जोड़ा गया है। अब हम एक अलग इसमें देखते हैं तुअर दाल के बारे में। तो जो तुअर दाल होती है वह एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है अर्थात यह जून जुलाई में बोई जाती है। जब सोयाबीन वगैरह की फसलें बोई जाती हैं तब इसको बोया जाता है। यह मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में खेत में खड़ी रहती है और मार्च में काटी जाती है। यह एक वर्षीय पौधा है, खरीफ की फसल में गिना जाता है परंतु यह एक वर्षीय पौधा है। इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं काली और दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। मध्य प्रदेश में तुअर दाल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो नरसिंहपुर में सर्वाधिक तुअर दाल उत्पादित होती है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, रीवा, सतना प्रमुख रूप से इन जिलों में तुअर दाल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चना। तो यह रबी की फसल के रूप में
उगाई जाती है और इसके लिए दोमट एवं कछारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। साथ ही 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। ओस एवं पाला नमी के कारण इसको हानि होती है और कीट प्रकोप की समस्या भी इसके साथ सर्वाधिक होती है। चना मुख्यतः कहाँ उत्पादित होता है? तो विदिशा में सर्वाधिक चना उत्पादित होता है। इसके साथ ही सागर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, धार, मंदसौर, रीवा, इंदौर, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से चना का उत्पादन होता है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में मूंग, उड़द, मटर आदि सभी दालों का उत्पादन होता है, जो खाद्यान्न फसल के रूप में तथा भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से उपजाई जाती है। उर्वरता बढ़ाने के दृष्टिकोण से मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं दलहनी पौधे, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है। साथ ही सोयाबीन एवं मूंगफली दलहनी के साथ साथ मुख्यतः तिलहनी फसलें हैं, जिसमें मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक शिवपुरी जिले में होता है, जबकि सोयाबीन का उत्पादन उज्जैन एवं धार जिले में होता है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों की प्रमुख खेती थी, जिसमें कौन कौन से क्षेत्रों में उपजाई जाती है यह भी हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश में गांजा की खेती। तो गांजा आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है। साथ ही इसका वनस्पतिक नाम कैनाबिस सैटिवा, जिसे मैरिजुआना नाम से भी जाना जाता है। तो गांजे का वनस्पतिक नाम क्या है? कैनाबिस सैटिवा, जिसे मैरिजुआना के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में गांजे की खेती निमाड़ अंचल में होती है। निमाड़ अंचल अर्थात विशेषकर खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले में होती है और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का लगभग 48,000 हेक्टेयर क्षेत्र गांजे की खेती की जा रही है। इस क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में लगभग 8 लाख किलोग्राम गांजे की खेती हुई थी। गांजे की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु, दोमट मिट्टी, 29 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ही गांजे की खेती होती है और इस फसल से 3 प्रकार के उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। गांजे की फसल से गांजा यह एक मादा पौधा होता है, फीमेल प्लांट होता है। इसके फूल एवं फल से गांजा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा इससे 2 अलग उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जैसे चरस। तो यह भी फीमेल प्लांट से फूल द्वारा स्रावित रालदार पदार्थ या रेजिन पदार्थ होता है, उससे चरस बनाई जाती है। और भांग नर एवं मादा दोनों पौधों से की पत्तियों से भांग प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो मानसिक बीमारियों के इलाज में दर्द निवारक औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग नशे के रूप में भी किया जाता है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें थीं। कुछ हम अन्य तथ्य देख लेते हैं कृषि से रिलेटेड। तो मध्य प्रदेश में गांजा उत्पादन क्षेत्र में खंडवा और बुरहानपुर में सर्वाधिक उत्पादित होता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अफीम मंदसौर एवं नीमच जिले में उत्पादित होती है। जो जैविक कृषि नीति 2011 बनाई गई थी वह 2 जुलाई 2011 को मध्य प्रदेश में बनी थी। तो कब बनी थी जैविक कृषि नीति? 2 जुलाई 2011 को। अफीम कहाँ उत्पादित होती है? तो मंदसौर और नीमच में होती है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद के पवारखेड़ा में है। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो होशंगाबाद के पवारखेड़ा में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में इंदौर में हुई थी। भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो इंदौर में की गई है। दलहन अनुसंधान सीहोर जिले में स्थापित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थापित है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय जबलपुर में स्थापित है, जो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है और नई नई फसलों पर रिसर्च करता है। यह 1964 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया था, जो सन 2008 में स्थापित किया गया है। कृषि अभियांत्रिकी
महाविद्यालय जबलपुर में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में है। तो जबलपुर में कौन कौन से हैं? तो जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, यह जबलपुर में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र को डॉक्टर नॉर्मन बोरेलोव अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बड़वानी में है। और राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम जिले में है। उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। बलराम ताल योजना 25 मई 2007 से शुरू गई थी। तो 25 मई 2007 से कौन सी योजना मध्य प्रदेश में कृषि से रिलेटेड स्टार्ट की गई थी? तो बलराम ताल योजना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराना था। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी एवं गांजे की फसल थी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसानों की समस्या एवं अन्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, और अच्छी लगती है तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।